हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। मैं सोनू सर। पिछले क्लास में पढ़ा रहे थे हम लोग उत्प्रेरण के बारे में न। तो बताए थे उत्प्रेरण क्या करता है सर कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, लेकिन अभिक्रिया के दर को प्रभावित करता है। मतलब अभिक्रिया के दर को बढ़ा देगा या अभिक्रिया के दर को क्या कर देता था, घटा देता था। इसको उत्प्रेरक कहते थे और इस घटना को ही हम लोग उत्प्रेरण कहते थे। और उत्प्रेरण की क्या विशेषताएं देखे थे कि क्या था कि अलग अलग अभिकारक के लिए अलग अलग उत्प्रेरक की आवश्यकता होती है। फिर हम लोग देखे थे कि उत्प्रेरित करने के लिए उत्प्रेरक की बहुत ही कम मात्रा की क्या होती है, आवश्यकता होती है। उसी तरह बताए थे कि उत्प्रेरक के बारे में नेक्स्ट जब हम लोग देखे थे उसके बाद के वीडियो में, तो हम लोग पढ़े थे उसमें उत्प्रेरकी विष न, उसके बाद पढ़े थे वर्धक न, उसके बाद पढ़े थे संदमक न। तो वर्धक में हम लोग प्रमोटर पढ़े थे। वर्धक कि जैसे हेबर विधि के द्वारा अमोनिया का उत्पादन करते हैं, तो लोहा उत्प्रेरक है, लेकिन उस उत्प्रेरक की सक्रियता को और बढ़ा देता है MO मोलिबेडनम, जो वर्धक का कार्य करता है। उसी तरह था कैटेलाइटिक पॉइजन कि जो अभिक्रिया के दर को क्या कर देता था, कम कर देता था या नष्ट ही कर देता था, उसको हम लोग उत्प्रेरकी विष कहते थे न। फिर एक था संदमक, जो अभिक्रिया के दर को क्या कर देता था, एकदम कम कर देता था, एकदम बहुत स्लो कर देता था, उसको संदमक कहते थे। यहाँ तक हम लोग पढ़े थे। हम उसी दिन बताए थे कि आगे हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ कैटेलाइसिस, उत्प्रेरण के प्रकार। तो आज हम लोग वीडियो में देखेंगे उत्प्रेरण के प्रकार, और चैनल को तो सब्सक्राइब करने भूलेंगे ही नहीं। चलिए, उत्प्रेरण के प्रकार। तो हम लोग देखें कि कैटेलाइसिस कैटेलाइसिस का हिंदी हुआ सर उत्प्रेरण न। और उत्प्रेरण में बताए थे सर, उत्प्रेरण जो होता है वह पहला है आपका समांगी उत्प्रेरण, होमोजीनियस कैटेलाइसिस। फिर दूसरा हम लोग देखे हेटेरोजीनियस कैटेलाइसिस। फिर तीसरा देखे पॉजिटिव कैटेलाइसिस न। फिर देखे निगेटिव कैटेलाइसिस। फिर हम लोग देखे ऑटो कैटेलाइसिस, ठीक है, स्व उत्प्रेरण। फिर ऑटो कैटेलाइसिस के बाद हम लोग देखे एक इंड्यूस्ड कैटेलाइसिस। क्या देखे, इंड्यूस्ड कैटेलाइसिस, ठीक है। ये हम लोग को पढ़ना है। यह 6 प्रकार का होमोजीनियस कैटेलाइसिस क्या है, हेटेरोजीनियस कैटेलाइसिस क्या है, पॉजिटिव कैटेलाइसिस क्या है, निगेटिव कैटेलाइसिस क्या है, ऑटो कैटेलाइसिस क्या है, इंड्यूस्ड कैटेलाइसिस क्या है। तो होमोजीनियस का हिंदी होता है सर समांगी। ये हो गया सर आपका समांगी उत्प्रेरण। फिर दूसरा हो गया सर विसमांगी उत्प्रेरण। तीसरा हो गया धनात्मक उत्प्रेरण। फिर हो गया निगेटिव ऋणात्मक उत्प्रेरण। फिर ऑटो कैटलिस हो गया स्व उत्प्रेरण, ठीक है। फिर इंड्यूस्ड हो गया प्रेरित उत्प्रेरण, न। इतना हम लोग को पढ़ना है। समांगी, विसमांगी, धनात्मक, ऋणात्मक, स्व और प्रेरित। काफी महत्वपूर्ण है। और रिक्वेस्ट तो नहीं है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब तो नहीं करिएगा। इसके साथ ही इतना ही बोल देंगे कि किसी को शेयर भी मत कीजिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट कुछ दिन में हम लोग 11th का क्लास शुरू कर रहे हैं, उस पर भी ध्यान नहीं देना, ठीक है। हम लोग पहला जो देखेंगे सर समांगी, ठीक है, होमोजीनियस कैटेलाइसिस।
होमोजीनियस कैटालाइसिस। होमोजीनियस कैटालाइसिस का हिंदी क्या हुआ सर? तो होमोजीनियस कैटालाइसिस का हिंदी हुआ सर समांगी उत्प्रेरण। समांगी उत्प्रेरण। समांगी उत्प्रेरण। समांगी उत्प्रेरण क्या होता है सर? नहीं, तो समांगी उत्प्रेरण में बोलेंगे कि जब क्या होगा, उत्प्रेरण में पढ़े थे कि लड़का और लड़की और उसका बर्तुहार अगवा, न तो लड़का अगर एक ही जाति का हो न, और लड़की भी एक ही जाति का हो और उसका बर्तुहार अगवा भी एक ही जाति का हो, तब उसको हम लोग क्या कहेंगे? समांगी उत्प्रेरण। अब ऐसा नहीं जाके लिखना है कि लड़का भी एक ही जाति का हो, लड़की भी एक ही जाति का हो और अगवा और बर्तुहार जो है वह भी एक ही जाति का हो, तो उसी को हम लोग समांगी उत्प्रेरण कहेंगे। कहने का मतलब ये कि जब अभिकारक और उत्पाद दोनों का भौतिक अवस्था एक ही स्थिति में हो, ठीक है, अगर गैस है तो यह भी गैस, द्रव है तो यह भी द्रव, ठोस है तो यह भी ठोस, और साथ ही साथ यह जो अगवा है, बर्तुहार है, जिसको हम लोग बोलते हैं उत्प्रेरक, या उत्प्रेरक भी एक ही भौतिक अवस्था में हो। अगर अभिकारक गैस है तो उत्पाद भी मेरा गैस है और उत्प्रेरण भी मेरा क्या है? गैस है। तो जब अभिकारक, उत्पाद और उत्प्रेरण तीनों एक ही भौतिक अवस्था में हो, ध्यान दीजिए, जब अभिकारक, उत्पाद और उत्प्रेरण तीनों एक ही भौतिक अवस्था में हो तब उसको समांगी उत्प्रेरण कहते हैं। तो कहता है जिस उत्प्रेरकी अभिक्रिया में, जिस उत्प्रेरकी अभिक्रिया में, जिस उत्प्रेरकी अभिक्रिया में अभिकारक उत्पाद तथा उत्प्रेरक, जिस उत्प्रेरकी अभिक्रिया में अभिकारक, उत्पाद तथा उत्प्रेरक क्या हो? समान भौतिक अवस्था में हो। जिस उत्प्रेरकी अभिक्रिया में अभिकारक, उत्पाद और उत्प्रेरक समान भौतिक अवस्था में हो, उसे क्या कहेंगे? समांगी उत्प्रेरण कहते हैं। समांगी उत्प्रेरण कहते हैं। समांगी उत्प्रेरण कहते हैं। मतलब जिस उत्प्रेरकी अभिक्रिया में अभिकारक, उत्पाद और उत्प्रेरक, ध्यान दीजिए, अभिकारक, उत्पाद और उत्प्रेरक क्या हो? समान भौतिक अवस्था में हो, ठीक है, वही आपका क्या कहलाएगा? समांगी उत्प्रेरण कहलाता है। आप इसको ऐसे समझिए कि यह मान लेते हैं ए है कोई, वह मेरा गैस अवस्था में है, ठीक है, इससे हमारा प्रोडक्ट बना बी, यह भी किस अवस्था में है? गैस अवस्था में है, और इसमें जो हम लोग कैटालाइसिस को डाले हैं सी, यह भी हमारा किस अवस्था में होगा? गैस अवस्था में होगा, ठीक है। तो यह देख रहे ए हमारा गैस अवस्था में है, उत्पाद भी या अभिकारक हो गया सर, यह क्या हो गया? अभिकारक। यह क्या हो गया हमारा? उत्पाद। और यह क्या हो गया हमारा? उत्प्रेरक। क्या देख रहे हैं कि अभिकारक भी मेरा गैसीय अवस्था में है, उत्पाद भी मेरा गैसीय अवस्था में है, और उत्प्रेरक भी मेरा किस अवस्था में है? गैस अवस्था में है। तो अभिकारक भी गैस अवस्था में, उत्प्रेरक भी गैस अवस्था में, और उत्पाद भी गैस अवस्था में। जब तीनों एक ही भौतिक अवस्था में होगा तब इसको समांगी कहते हैं। समांगी का मतलब पढ़े ही है, समान अवयव, नहीं जो एक ही जैसा दिखे, ठीक है।
तो कहता है, इसका एक एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, जैसे SO2 का नाम सुने हैं, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, SO2 यह हमारा किस अवस्था में होता है? यह गैस अवस्था में होता है। इसकी अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ करा दीजिए। यह ऑक्सीजन भी किस अवस्था में है? गैस अवस्था में है। ठीक है, अब इससे जो मेरा उत्पाद बनेगा वह बनता है SO3। यह भी किस अवस्था में होगा? गैस अवस्था में होगा। ध्यान दीजिए कि यह सल्फर डाइऑक्साइड मेरा गैस अवस्था में है, ऑक्सीजन भी मेरा गैस अवस्था में है, और यह जो SO3 बना यह भी हमारा किस अवस्था में है? गैस अवस्था में। तो यह तीनों मेरा गैस अवस्था में है। अच्छा, पहले इसको बैलेंस कर लीजिए। देखिए यहाँ 2 है, 2 4 ऑक्सीजन, यहाँ 3 ऑक्सीजन, तो इसके आगे अगर आप 2 लगा दीजिए तो 2 2 4 2 6, तो इसके आगे आप 2 लगा दीजिए तो 3 दूना 6, सल्फर 2 हो गया, बैलेंस हो गया। अब हम बात करें यहाँ उत्प्रेरक की, न किसकी बात करें? उत्प्रेरक की। तो यहाँ NO जो है यह किस अवस्था में होता है? गैस अवस्था में। किस अवस्था में? गैस अवस्था में। ध्यान दीजिए कि अभिकारक भी मेरा गैस अवस्था में, उत्पाद भी मेरा गैस अवस्था में, और उत्प्रेरक जो NO है यह भी हमारा गैस अवस्था में है। इसी को हम लोग समांगी उत्प्रेरण कहते हैं। उसी तरह अगर यहाँ गैस या क्या हो जाता है सर? लिक्विड हो जाता है, इसे L लिख देते हैं, नहीं सॉलिड भी हो सकता है सर। ठीक है, हम समझने के लिए बता रहे हैं। तो ये हमारा पहला एग्जाम्पल हो गया। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, नहीं जैसे चीनी का नाम सुने हैं सर, C12H22O11, इसका एक्वस अवस्था में लेते हैं, मतलब द्रव्य अवस्था में लेते हैं, एक्वस अवस्था में लेते हैं। एक्वस मतलब भी होता है सर जलीय। एक्वस मतलब क्या होता है? जलीय होता है। अब इसको हम लोग H2O के साथ अभिक्रिया करवा दें। यह H2O भी किस अवस्था में होता है? द्रव अवस्था में होता है, लिक्विड अवस्था में होता है। नहीं, अब यह जो बनेगा सर, यह टूटता है C6H12O6 ग्लूकोज। यह भी होगा सर आपका एक्वस अवस्था में हो जाएगा, या लिक्विड अवस्था में बोल सकते हैं, प्लस C6H12O6, यह भी क्या हो जाएगा? सॉरी, लिक्विड अवस्था में हो जाएगा। ध्यान दीजिए कि यह भी मेरा द्रव अवस्था में है चीनी, या पानी जो लेंगे यह भी मेरा द्रव अवस्था में, और जब दोनों को मिलाएंगे तो यह जो बना मेरा ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, क्या बना? ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। आगे हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है, यह ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में जो टूटा तो यह भी किस अवस्था में है? लिक्विड अवस्था में। अब हम बात करें उत्प्रेरक की, तो इसमें जो उत्प्रेरक होता है सर, वह उत्प्रेरक होता है आपका H2SO4। यह भी किस अवस्था में होगा? लिक्विड अवस्था में। ध्यान दीजिए कि यह C12H22O11 यह भी जलीय अवस्था में है, जल भी मेरा द्रव अवस्था में है। ठीक है, और H2SO4 उत्प्रेरक जो है यह भी मेरा द्रव अवस्था में। तो कहने का मतलब ये कि जब हमारा सब का सब द्रव अवस्था में हो जाएगा तब ऐसे उत्प्रेरक को हम लोग समांगी उत्प्रेरण कहते हैं। क्या बोलेंगे? कि जिस उत्प्रेरक की अभिक्रिया में अभिकारक, उत्पाद और उत्प्रेरक समान भौतिक अवस्था में हो उसे समांगी उत्प्रेरण कहते हैं। फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए, तब हम लोग देखेंगे विसमांगी उत्प्रेरण। हो गया सर। अब हम लोग देखेंगे विसमांगी उत्प्रेरण।
हेटेरोजीनियस हेटेरोजीनियस विसमांगी उत्प्रेरण, नहीं क्या हो जाएगा, विसमांगी उत्प्रेरण, विसमांगी उत्प्रेरण। विसमांगी उत्प्रेरण क्या हुआ सर? अब हम लोग यहाँ देखेंगे कि यह अभिकारक जो है मेरा, ठीक है, विसमांगी का मतलब ही क्या होता है? विष मतलब जहर, जो रिश्ता को खराब कर दे। नहीं, ऐसा नहीं है। कहने का मतलब कि लड़की और लड़का एक जाति का हो और उत्प्रेरक दूसरे जाति का हो, लड़का और लड़की एक जाति का हो और उत्प्रेरक क्या हो, मतलब बरतुहार अगुआ दूसरे जाति का हो। या ऐसा भी हो सकता है कि लड़का अलग जाति का है, लड़की अलग जाति का है और उत्प्रेरक भी अलग जाति का, ठीक है। मतलब कहने का ये अलग अलग अवस्थाएं हो। भौतिक अवस्था में अभिकारक कुछ बन है, उत्पाद कुछ बन रहा है, उत्प्रेरक कुछ बन रहा है, या अभिकारक और उत्पाद एक ही जैसा है, उत्प्रेरक अलग है। ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या कहेंगे? ऐसे मतलब उत्प्रेरण जो उत्प्रेरित करता है उसको विसमांगी, कि मतलब जो अभिकारक है उससे उत्प्रेरक का भौतिक अवस्था क्या होगा? अलग होगा, तब उसको विसमांगी उत्प्रेरण कहते हैं। तो कहता है कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में या जिस उत्प्रेरकी अभिक्रिया में, जिस उत्प्रेरकी अभिक्रिया में, जिस उत्प्रेरकी अभिक्रिया में अभिकारक उत्पाद तथा उत्प्रेरण उत्प्रेरक लिखिए, जिस उत्प्रेरकी अभिक्रिया में अभिकारक उत्पाद तथा उत्प्रेरण अलग अलग भौतिक अवस्था में हो, अलग अलग भौतिक अवस्था में हो, उसे विसमांगी उत्प्रेरण कहते हैं। न इसका एग्जाम्पल हम लोग देखें, क्या बोले कि जिस उत्प्रेरकी अभिक्रिया में अभिकारक उत्पाद और उत्प्रेरण न अलग अलग भौतिक अवस्था में हो, तब उसको हम लोग क्या कहेंगे? विसमांगी उत्प्रेरण। क्या बोले कि जिस उत्प्रेरकी अभिक्रिया में अभिकारक उत्पाद तथा उत्प्रेरण अलग अलग भौतिक अवस्था में हो, उसी को हम लोग विसमांगी उत्प्रेरण कहते हैं। अब इसका जो एग्जाम्पल हम लोग देखें, फिर वही एक एग्जाम्पल लेते हैं SO2 वाला। देखिए यहाँ कि यह कहने का मतलब एक डायग्राम अगर बनाना है तो डायग्राम बना सकते हैं कि यह कैसे बदलिए। एग्जाम्पल ये समझ लीजिए सर, ये एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। यह SO2 है हमारा सर, SO2 है न। यह SO2 किस अवस्था में है सर? गैस अवस्था में, प्लस O2 है, O2 भी किस अवस्था में है? गैस अवस्था में। फिर इससे हमारा बन जाता है सर प्रोडक्ट SO3, ठीक है। यह प्रोडक्ट भी मेरा यहाँ किस अवस्था में है? गैस अवस्था में है, ठीक है। तो यहाँ केस में क्या देख रहे हैं? अभिकारक और उत्पाद एक ही अवस्था में। इसको बैलेंस कर लीजिए। तो बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगाए थे और यहाँ भी 2 लगाए थे, ठीक है। अब इसमें उत्प्रेरक चाहिए ना, तो इसमें जो उत्प्रेरक होता है सर वो प्लेटिनम उत्प्रेरक दे दिए। क्या दे दिए? प्लेटिनम उत्प्रेरक दिए। प्लेटिनम होता है सर सॉलिड। प्लेटिनम क्या होता है? सॉलिड। तो क्या देखते हैं
कि अभिकारक और उत्पाद एक अवस्था में है, लेकिन उत्प्रेरक जो है यह क्या है, अलग अलग अवस्था में है, तब ऐसे उत्प्रेरण को हम लोग क्या कहेंगे, विसमांगी उत्प्रेरण कहते हैं। उसी तरह आप देखिएगा वेजिटेबल ऑयल, या इसके पहले एक और एग्जांपल आप देख सकते हैं। फिर उसी तरह एग्जांपल है एक आपका हेबर विधि के द्वारा अमोनिया का उत्पादन, नहीं यह N2 है सर, N2 है, यह गैस है, प्लस O2 है, यह भी क्या है, गैस है। यह बन जाता है सर NH3 अमोनिया, यह भी क्या है, गैस है। जब बैलेंस करते हैं सर तो नाइट्रोजन 2 है तो यहाँ 2 लगाते हैं, तो हाइड्रोजन 3 दूना 6 तो यहाँ 3 लगा, सॉरी H हो जाएगा NH2, तो यहाँ क्या हो जाएगा सर, 3 हो जाएगा, नहीं बैलेंस हो गया। अब हम लोग पढ़े थे इसके पिछले क्लास में कि इसमें जो होता है लोहा उत्प्रेरक होता है, यह भी सॉलिड स्टेट में, और इसमें एक चीज डाला जाता है वर्धक, नहीं मॉलिब्डेनम एक वर्धक है, यह भी किस अवस्था में, सॉलिड अवस्था में। तो कहने का मतलब कि यहाँ मेरा ए जो है यह किस अवस्था में है, गैस अवस्था में है, ठीक है, और बी भी मेरा किस अवस्था में, गैस अवस्था में, लेकिन सी क्या देख रहे हैं, सॉलिड अवस्था में, ठोस अवस्था में। उसी तरह एक तीसरा एग्जांपल है वनस्पति घी, डलडा जिसको कहते हैं, यह वेजिटेबल ऑयल है, वेजिटेबल ऑयल है, खाने वाला तेल है जो द्रव अवस्था में है। किस अवस्था में है, वेजिटेबल ऑयल, ठीक है, यह द्रव अवस्था में है, और इसमें हम लोग मिला दिए H2O, क्या मिला दिए, H2O, ठीक है, या H2 मिला दीजिए, सॉरी H2, यह किस अवस्था में है, गैस अवस्था में है। यह वेजिटेबल ऑयल है सर, यह द्रव अवस्था में है, और हाइड्रोजन जो है मेरा गैस अवस्था में है। इसको ऐसे भी समझिए, यहाँ यह लिक्विड है, वेजिटेबल ऑयल मेरा द्रव अवस्था में है, H2O जो है यहाँ गैस अवस्था में है। अब इससे जो मेरा उत्पाद बनता है इसको हम लोग डलडा कहते हैं, जिसको वेजिटेबल घी कहते हैं, वेजिटेबल घी। वेजिटेबल घी डलडा जो है, आप जब डलडा आपको बनता है तो आप देखे हैं कि वह सॉलिड अवस्था में होता है, ठोस अवस्था में होता है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, तो हम लोग क्या लिखे यहाँ, तो यह वेजिटेबल घी जो है हमारा सॉलिड स्टेट में है, किस स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में, ठोस अवस्था में। ध्यान दीजिए कि यह वेजिटेबल ऑयल मेरा द्रव अवस्था में हो गया, हाइड्रोजन गैस अवस्था में हो गया, लेकिन यह जो डलडा बना यह किस अवस्था में चला गया, ठोस अवस्था में चला गया। अब यहाँ उत्प्रेरक जो होगा, यह उत्प्रेरक होता है सर यहाँ Ni, क्या होता है, Ni, जो कि ठोस अवस्था में होता है, और इसमें चाहिए 300 से 400 डिग्री सी टेम्परेचर चाहिए। ठीक है सर, कहने का मतलब ये हो गया कि ध्यान दीजिए कि यह वेजिटेबल ऑयल जो है लिक्विड अवस्था में हो गया, हाइड्रोजन गैस अवस्था में हो गया, इसमें जो उत्प्रेरक है यह ठोस अवस्था में हो गया, और उत्पाद जो बना यह भी ठोस अवस्था में हो गया। तब ऐसे उत्प्रेरण को हम लोग क्या कहते हैं, विसमांगी उत्प्रेरण कहते हैं। विसमांगी उत्प्रेरण में क्या बोलेंगे कि जिस उत्प्रेरकी अभिक्रिया में अभिकारक उत्पाद तथा उत्प्रेरक अलग अलग भौतिक अवस्था में हो उसे विसमांगी उत्प्रेरण कहते हैं। फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए, नेक्स्ट तब देखते हैं।
तो समझ में आई बात सर। तो आज हम लोग दो देखे, एक समांगी उत्प्रेरण और एक विसमांगी उत्प्रेरण। समांगी उत्प्रेरण में क्या बोले सर कि जिस उत्प्रेरकीय अभिक्रिया में अभिकारक उत्पाद तथा उत्प्रेरक तीनों एक ही भौतिक अवस्था में हो ना, जिस उत्प्रेरकीय अभिक्रिया में अभिकारक उत्पाद और उत्प्रेरक एक ही भौतिक अवस्था में हो। अच्छा सर, एक चीज और ध्यान दीजिएगा, एक और कैटलिस्ट के बारे में पढ़ते हैं जिसका नाम है एंजाइम कैटलिस्ट। ठीक है सर, ये मिसिंग हो गया, यहां इंड्यूस्ड। एक होता है सर एंजाइम कैटलिस्ट, ठीक है, ये हो गया इंड्यूस्ड प्रेरित, और ये हो गया सर एंजाइम। एंजाइम ही होता है, ठीक है। तो एंजाइम कैटलिस्ट, एंजाइम कैटलिस्ट काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हम लोग देखेंगे। तो ये हमारा समांगी और विसमांगी। तो विसमांगी में क्या हो गया कि जिसमें अभिकारक उत्पाद और उत्प्रेरण तीनों समान भी मतलब तीनों में डिफरेंस होगा, अलग अलग होगा, तब उसको हम लोग विसमांगी उत्प्रेरण कहते हैं, ठीक है। थैंक यू। और पुनः एक बार रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को तो बिल्कुल भी सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, शेयर नहीं कीजिएगा, और 11th का विद्यार्थी भी मिले तो उसको नहीं बोलिएगा। थैंक यू।